दिस इज हरिओम मिश्रा एंड वेलकम टू हरिओम क्लासेस। आई होप कि स्टडी आप सबकी अच्छी चल रही है, पढ़ाई जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक विच इज सेल, कोशिका। ठीक है, आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, कोशिका। बिफोर डिस्कसिंग द सेल एंड स्टार्टिंग अबाउट दिस चैप्टर, हम थोड़ा इसके बेसिक्स को जान लें कि कब है, कैसे शुरू हुई, कहाँ से आई। तो देखो, जितनी भी चीजें होती है, कहा जाता है कि साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। आप जब तक क्यूरियस नहीं हो साइंस नहीं पढ़ सकते। साइंस के बारे में पढ़ना, या साइंस होता है कि लोग ले तो लेते हैं शौक में कि हाँ साइंस पढ़ेंगे, और फिर जिंदगी भर साइंस उनकी ले रहा होता है। तो साइंस को पढ़ने के लिए आपको क्यूरियस होना पड़ता है, किताबें और ये सब जरूरी नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं कोशिका की, तो बहुत से बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, हाथी है, वेल, सभी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म। तो कई ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते, छोटी चीजें कितनी छोटी हो सकती हैं, इन सब चीजों का स्टडी करने लगे लोग। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री, इतिहास इसका कैसा है, कहां से शुरू होती है, ठीक है। तो पहले बना माइक्रोस्कोप, ब्रिटेन के दो चाचा भतीजे थे, जेंसन एंड जेंसन उनके नाम पे है, एच जेंसन एंड जेड जेंसन। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, पहले क्या बना, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किसने बनाया, तो जेंसन एंड जेंसन, जेड जेंसन एंड एच जेंसन। ठीक है, 1590 में, 1590 में। इसके बाद पहली जो सेल डिस्कवर हुई, फर्स्ट सेल, ये तो सबको पता है भाई, ये तो 9th से अगर पढ़े हो, बेसिक 9th में है ये। पहली सेल किसने देखा, फर्स्ट सेल, या फर्स्ट टाइम सेल किसने देखा, तो मैं इसको फर्स्ट सेल ही लिख देता हूं, आसानी समझ में आएगा। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक 1665। ठीक है, बट यहां एक ट्रिक है। एक्चुअली क्या था कि रॉबर्ट हुक ने ना सेल नहीं देखा था, इन्होंने कॉर्क देखा था। कॉर्क, इसका एक छोटा सा पीस लिए और इसको माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने इसको सेल टर्म दिया, सेल एम्प्टी स्पेसेस। एक्चुअली मधुमक्खी के छत्ते की तरह ऐसा दिखाई देता है, जो कॉर्क था। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लिविंग सेल, द फर्स्ट टाइम हुएवर, सबसे पहली बार लिविंग सेल किसने देखा था, तो अगर यहां पे अगर कहा जाए फर्स्ट लिविंग सेल, तो ये भाई साहब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, 1674। मैं बैक्टीरियोलॉजी जब पढ़ा रहा था वहां मैंने बताया है, ये भाई साहब वैज्ञानिक नहीं थे। हॉलैंड, अभी जो नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां पे ये कपड़ा बेचते थे, लेकिन इनका एक शौक था, इनको ये देखना था कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना छोटा हो सकता है। तो ये भाई साहब यही काम करते थे, तो उन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्लांट सेल, प्लांट सेल, तो ये किसने देखा, तो ये थे मार्सेलो मेलपिगी, मार्सेलो मेलपिगी ने, और एक दूसरे वैज्ञानिक थे एन ग्रीव। इन दोनों लोगों ने कंबाइनली कह लो, अलग अलग समय पे इसको स्टडी किया था, प्लांट सेल को। तो इनके स्टडी का ड्यूरेशन थोड़ा सा अगर देखा जाए, तो इन्होंने 1671 में किया और इन्होंने 82 में किया। ठीक है, लगभग 5 साल 6 साल बाद, सॉरी 11 साल बाद। ठीक है, 1682। ठीक है, इन लोगों ने प्लांट सेल के बारे में स्टडी की थी सबसे पहले। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप तो बेसिक सा है, जानते हो भी, और फिजिक्स में पढ़ोगे तो माइक्रोस्कोप के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो जो अभी देखते हो लेबोरेटरीज में और इन सब में, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आता है, कंपाउंड
माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? तो 1710 में विल्सन ने की थी। विल्सन 1710 कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब अगर बात किया जाए हिस्ट्री के बारे में, इन्हीं की थोड़ी सी और इसकी डिटेलिंग कर ले हम, तो माइक्रोस्कोप खोज लिया गया भाई, ये सब चलो ठीक है। अब आया कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब है क्या, किस तरह से काम करती हैं, कैसे इनकी एक्टिविटीज है। तो इन सब के बारे में सबसे पहली सेल थियरी, जो प्रिमिटिव सेल थियरी थी, ठीक, प्रिमिटिव सेल थियरी। अभी जो सेल थियरी जानते हो ना, थियोडोर और शॉन की सेल थियरी है, और लेकिन अब जो सेल थियरी हम पढ़ते हैं, मॉडर्न सेल थियरी, इसमें बहुत मॉडिफिकेशन हुए हैं स्लाइडन और शॉन के बाद। लेकिन अभी जो सबसे पहले की बात करोगे तो एक वैज्ञानिक थे ड्यूट्रोशेट, ठीक, ड्यूट्रोचेट मत पढ़ना, ये टर्म प्रोनाउंसिएशन के लिए है, इसको क्लियरली याद रखना। 1824 में ड्यूट्रोशे ने दिया था, ठीक। इसके बाद आई सेल थियरी, इसी की इससे थोड़ी सी मॉडिफाइड सेल थियरी किसने दिया? तो स्लाइडेन, थोड़ी सही से लिख दूं, IDEN, स्लाइडेन और शॉन 1831 1832, ठीक है, इन्होंने दिया था। MJ स्लाइडेन और थियोडोर स्वॉन, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था अलग अलग स्टडी करके। बाद में यही सेल थ्योरी मॉडिफाइड हुई, ठीक। मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी? मॉडिफाइड सेल थ्योरी, एक्चुअली मॉडिफिकेशन क्या हुआ था मैं उसको बताऊंगा, अभी पहले नाम के लिए बता दे रहा हूं। रुडोल्फ विर्चोव एक वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चोव, ठीक है। ये बहुत बाद में मॉडिफाई किया इन्होंने, 32 के बहुत बाद, 1858 के आसपास, ठीक है। एक टर्म इन्होंने किया ओमनी सेलुला, ई सेलुला, और उसके बाद इसी को मॉडिफिकेशन में इसको जोड़ा गया, ठीक है, और सेल थ्योरी मॉडिफाई हो गई। और अभी की जो सेल थ्योरी मिलती है इसमें एक दो चीज मॉडिफिकेशन के साथ आता है। अब एक टर्म जो सबसे आखिरी में आया माइक्रोस्कोपी का, जिसको हम आज जानते हैं, इसमें भी बहुत कह लो कि मॉडिफिकेशन हो रहे हैं अभी भी। साइंस जैसे से डेवलप करता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ ये भी डेवलप करता है। तो अभी हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ठीक, माइक्रोस्कोप ऐसे, फिर ऐसे बना, इसकी बॉडी होती है ऐसे, ठीक है, मैं रफली बना रहा हूं। ये तो कॉमनली माइक्रोस्कोप्स हैं, बट यहां थोड़ा मिरर होता है। अभी जो देखे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? बता चुका हूं जब मैंने बैक्टीरियोलॉजी का बताया था उस वीडियो में, इसको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से और उसमें जाके देखोगे, वहां मिल जाएगा। एक वैज्ञानिक नॉल एंड रस्का, KNOLL, नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया। और इसके बाद कह लो कि अगर कहा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी और इन सब में बहुत बूम आया। एक्चुअली वायरोलॉजी के बारे में तो कहा जाता है कि इसके बाद ही वायरोलॉजी की ब्रांच बन पाई, क्योंकि वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो इनको देखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हद के बाहर जा रहा था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद वायरोलॉजी एज अ सेपरेट ब्रांच स्टैब्लिश की गई, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई कुछ हिस्ट्री के बारे में, सेल से पहले जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अब मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होता है, विच इज सेल थियरी। सेल थियरी से बहुत से क्वेश्चन तो अब
मतलब जुबान पे ही रहने चाहिए। अगर सेल थ्योरी नहीं आ रही है तो फिर तो बेवकूफ़ी है और पढ़ना ही इसको, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके, ठीक है। तो मैं अब बात का हम लोग करें, अब देखेंगे सेल थ्योरी, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत, ठीक। तो सेल थ्योरी है क्या? इन्होंने क्या किया कि स्लाडन और शॉन ने सभी अलग अलग जो थियरीज थी इनको कंबाइन की और इनको एक समराइज करने के बाद एक कॉमन थ्योरी दी। तो इसको कुछ पॉइंट वाइज डाला गया, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है कि इस धरती पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, और सेल जो है वो उनका स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, उसके फाउंडेशन का काम करता है। इसलिए ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाता है। तो पहला क्या हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसको बुक से अच्छे से पढ़ी लोगे, शॉर्ट समझा रहा हूं, ठीक। अब कहता है कि जितने भी सेल हैं उनका एक कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, और उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, और लगभग सभी सेल इस आधार पर सिमिलर होते हैं, ठीक है। यानी कोशिकाओं में बहुत अधिक वेरिएशन नहीं आता और सारी कोशिकाएं इस आधार पर क्या है, सिमिलर है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ऑल सेल्स आर सिमिलर। किसमें, आर सिमिलर, किसी भी, तो इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब यहां एक कंडीशन डाउटफुल है, क्या सारी सेल? नहीं, इसको समझने का एक तरीका है कि जितनी सेल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की है उसके पर्टिकुलर एरिया में है, यानी ऑर्गन में है, ऑर्गन के पर्टिकुलर टिश्यूज में है, उनकी बात करोगे। ऐसा नहीं कि मेरी सेल है और इसका कंपैरिजन हम किसी हाथी के सेल से कर दें, चूहे के सेल से कर दें, नहीं, वो ऐसा नहीं है। सिमिलैरिटीज होंगी, मेटाबॉलिज्म सिमिलर हो सकता है, केमिकली सिमिलर होंगे, बट किस पार्ट्स के हैं और किस ऑर्गेनिज्म के हैं, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक। अब जो मॉडिफिकेशन हुआ, ये तो खास टर्म थे। जो मॉडिफिकेशन था तीसरा वाला, और यही बाद में जुड़ा, जिसको रुडोल्फ विर्चोव ने जोड़ा था, ठीक। ये क्या कहता है कि ईच सेल, मतलब जितनी सेल है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है, ठीक। तो ये इनका टर्म था, ईच सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये किसका कहना था, रुडोल्फ विर्चोव का, ठीक है। अब कहां कहां इन लोगों बता देता हूं, इसको इन्होंने लैटिन वर्ड में मेंशन किया था, मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि आसान दिख जाए। जो इनके टर्म थे, कोट थे, वो क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। किसने कहा, रुडोल्फ विर्चोव ने कहा। इनकी बुक थी, कौन सी बुक थी, सेलुलर पैथोलॉजी, सेलुलर पैथोलॉजी नाम की इनकी बुक थी, जिसमें इन्होंने कहा था, और इसको एक टर्म दिया था इस कंडीशन को, इसको इन्होंने कहा था सेलुलर हायरार्की। इस घटना को इन्होंने क्या कहा, सेलुलर हायरार्की, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सेल का चलना। तो अगर अब हम बात करें कि कोई पूछ दे, ठीक है, इन सब के आधार पे, इस सेल थ्योरी के आधार पे, हाउ विल यू डिफाइन द सेल, ठीक है, आप एक कोशिका को कैसे परिभाषित कर सकते हो।
तो इसकी एक डिफिनीशन मैं बता रहा हूं, इनको कंबाइन करके, और याद रखना बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, इसको सीधे बता सकते हैं। वो क्या है? द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारे जीन्स को भी लेके कैरी करता है, इसलिए जेनेटिक यूनिट भी कहला सकता है। हालांकि अगर हम कहें जेनेटिक्स की यूनिट क्या है तब तो फिर अलग से जीन को जाओगे, बट कोशिका हमारे शरीर सभी तरह के जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसको निर्धारित करता है, उसको तय करता है। अब ये तो हो गई सेल, तो क्या ये सेल थ्योरी सब पे लागू है? इज इट अप्लीकेबल टू ऑल? नो। ऐसा देखा गया, ऐसा जब स्टडी हुई तो क्या हुआ, ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स मिले, कई ऐसी घटनाएं मिली, कई ऐसे यार सेल थ्योरी फेल हो जा रही थी वहां पे। ठीक है, तो अब हम इसी को देखते हैं, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जिन पे सेल थ्योरी लागू नहीं होती। ठीक है, अब उनकी बात करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, तो पहले तो है भाई साहब वायरस, इधर टॉप पे है। वायरसेस जितने भी हैं इनके ऊपर सेल थ्योरी लागू नहीं होती, क्योंकि भाई इनके पास पूरा स्ट्रक्चरल प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती। बट कुछ कारणों से इनको रख लेते। दूसरे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में कई असेलुलर होते हैं, ठीक है, जो कि अनडिवाइडेड रह जाते हैं, इस कारण से उनमें सेल थ्योरी लागू नहीं हो पाती। ठीक है, तीसरा वाउचेरिया। ठीक है, वाउचेरिया है, राइजोपस है, ये सब क्यों है? क्योंकि सेल थ्योरी जो है उसके साथ एक न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक यूनिट बनाएगा। कौन कौन? वाउचेरिया एंड राइजोपस। अब इसमें पॉलीन्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, इस कारण से इसमें नहीं लगता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फेल कर जाते हैं क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं गायब है इसमें से, तो ये भी फेल हो गया यहाँ पे। इसके बाद प्लांट्स में जो पाई जाती है सीव ट्यूब्स, इनमें भी सेम कंडीशन, इनमें केंद्रक ही नहीं होता, न्यूक्लियस ही नहीं होता है, इस कारण सेल थ्योरी यहां भी फेल कर जाती है। तो एक्सेप्शंस में याद रखना कि किसमें किसमें लागू नहीं होगा, वायरस, प्रोटोजोआ, वाउचेरिया, राइजोपस, बैक्टीरिया एंड सीव ट्यूब्स, इन सब में प्लांट सेल सेल थ्योरी लागू नहीं होती। ये दीज आर एग्जेम्प्टेड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अगर हम बात करते हैं सेल की, सेल थ्योरीज की, तो सेल कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो इसको मैं अलग से पूरा बताऊंगा डिटेल करके। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल की बात करो, दो ही हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ये दो शब्द से मिलकर ना, प्रोकैरियोन, ऐसे सेल जो प्रिमिटिव हो, जिनके न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, प्रोकैरियोट कहलाए, और ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस क्या हो, ट्रू हो, डेवलप्ड हो, वेल डिफाइंड हो, वो यूकैरियोटिक कहलाए। यू मींस ट्रू। तो प्रोकैरियोटिक जो डिस्क्रिप्शन है वो बैक्टीरियल, जो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियोलॉजी, उसमें इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जांपल है और उसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो उसको वहां से पढ़ सकते हो आसानी से। और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा अभी आगे, तो उसको भी बताऊंगा। ठीक, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेसिक सा, तो बैक्टीरिया सेल के बारे में। अब अगर हम बात करें कुछ अदर नॉलेजेस की, तो शेप कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो रॉड हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है, बताए थे। बैसिलस बैक्टीरिया जो है रॉड शेप्ड होता है। कॉमा बना सकता है ये, विब्रियो कॉलरी। ठीक,
पियर शेप्ड हो सकता है, पियर शेप्ड जो मतलब प्लेमाइडोमोनास जो होते हैं पियर शेप्ड नाशपाती की तरह से होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल सेल्स हो सकती हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स बनाती है वो भी सेल्स ही हैं। स्टार शेप्ड हो सकता है, ठीक है, स्टार शेप्ड, और जिसमें डेस्मिड्स होते हैं। फाइब्रस हो सकता है, जितने भी फिलामेंट्स और ये सब बनते हैं सब फाइब्रस होते हैं। इरेगुलर शेप का हो सकता है, अमीबा, अमीबा भाई साहब तो सबसे बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं इरेगुलरिटी के, ठीक। अब इसी को हम डिस्कस करें, अगर कुछ बेसिक नॉलेज, अगर हम कहें स्मॉलेस्ट सेल, व्हाट इज, विच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक, तो तुरंत नाम आता है पीपीएलओ, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा है ये, ठीक है, जो कि सबसे छोटी सेल बनाता है। तो इसका उल्टा लार्जेस्ट सेल क्या होगा, विच वन इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक। तो ये क्या है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग इज द लार्जेस्ट बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड होता है, ये बहुत पावरफुल होता है, इसकी टांग बहुत मजबूत होती है, इवन इतनी पावरफुल कि एक किक से एक इंसान की खोपड़ी को तरबूज की तरह तोड़ सकता है, बहुत पावरफुल, ठीक है। अगर इसी की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी, ठीक। लॉन्गेस्ट सेल बहुत से हैं, बट रेमी एक फाइबर होता है जिससे हम लोग बनाते हैं जूट की तरह, रेमी लॉन्गेस्ट सेल होती है, लगभग 1 से 2 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। चलो ये तो हो गया नॉर्मल। अब बात करते हैं ह्यूमन में, तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है स्पर्म। अब इसी को देख लो, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, तो एग, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी हो गई, एग या ओवा, प्रॉपरली समझो, ठीक। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी होती है, तो न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जो होती है वो लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल होती है, नर्व सेल या लॉन्गेस्ट माउस सेल कह लो। ये तो हो गए बेसिक से जानकारी, थोड़े से ग्रामर जी के टाइप के। अब आता है कि सेल जो है, अभी मैं अब यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मैंने कहा कि अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में जानना है तो आराम से जो आई बटन है ना, उसमें मैं बैक्टीरियोलॉजी का पूरा डिस्क्रिप्शन का वीडियोस लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके जाके उसको पूरा पढ़ सकते हो, उसमें पूरा डिटेल है, उसमें अलग 3 वीडियोस हैं जिसमें एक इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर है, फिर फ्लैजेला स्ट्रक्चर, तो इन सब चीजों को वहां रखा है, बड़े आराम से पढ़ सकते हो। तो यूकैरियोट मैंने पहले बता दिया है। अब सॉरी प्रोकैरियोट, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक। यूकैरियोटिक सेल, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, अच्छा देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मिल सकता है, ठीक। यहां पे कंफ्यूजन क्या मिल सकता है कि कई किताबों में इसको सिर्फ 2 हिस्सों में बांट देता है, ठीक। मेम्ब्रेन या हाँ आउटर मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, और कई बुक्स में मैंने देखा है जहां पे मेम्ब्रेन को अलग रखा है, प्रोटोप्लाज्म को अलग रखा है, और सेल ऑर्गेनेल्स को अलग से डिफाइन करने के लिए मेंशन कर देता है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है और मैं इसको ओल्ड मेथड से रखता हूं, ठीक है। तो पहला है मेम्ब्रेन और दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, ठीक। मेम्ब्रेन में 2 चीजें आती हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात करोगे तो 2 चीजें आती हैं इसमें भी, एक आता है न्यूक्लियस और दूसरा आता है साइटोप्लाज्म,
ठीक। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है इसके अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म में फिर कह लो तो इसको हम डिफाइन करते हैं साइटोप्लाज्म को सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, और नॉन मेटाबॉलिक ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं उनका मेंशन हो जाता है। फिर उसमें मिनरल्स और ये सब चीजों की बात करते हैं। तो होता क्या है कि अब सेल ऑर्गेनेल्स में भी कौन कौन से हैं, तो बाइलैमिनर, यूनिलैमिनर। बाइलैमिनर में जितने भी, जिसमें डबल वॉल होती है, दो मेम्ब्रेन बनता है, बायोमेम्ब्रेनस कहलाते हैं, और जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन बनता है वो यूनिमेम्ब्रेनस कहलाते हैं। और अगर बात करें इनएक्टिव या वो मटेरियल्स जो हमारे काम के ना हो या बहुत कम मात्रा में है, ठीक, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, हार्मोन्स, विटामिन, सोडियम इन द सेंस साल्ट्स जितने भी हैं। तो इस तरह से हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो अगर अभी आज तो जो मैंने किया वो पूरा का पूरा सेल का इंट्रोडक्शन था पूरी तरह से। नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं यूकैरियोटिक सेल और सेल ऑर्गेनेल्स जो है एक एक के बारे में कोशिश करूंगा बनाते जाऊं, छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि एक से बार में एक सेल ऑर्गेनेल निपट जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो फिर अगर यहां तक में कोई डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, उसको जरूर पूछना। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन जो कहीं और से हो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर पहली बार देख रहा है तो दिखा है ये चैनल आपको तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बोलो, ठीक। अब एक क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि हम 3 क्वेश्चन थे उसके, एक्चुअली मैंने उसको नोट नहीं किया है बट मुझे जहां तक याद है एक था कि हम चाय की पत्ती को की एसिडिटी को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं या कैसे उसको पीएच इंडिकेटर के थ्रू चेक करते हैं। तो देखो किसी पीएच, उसको मैं बता देता हूं, अगर यहाँ के बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं वीडियो देख चुके हो। अब ये मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसका है मैं उसका आंसर दूंगा। अगर मैं बात करूं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर में सिर्फ पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप होती है, कुछ नहीं करना है। 3 खाने बनेंगे, ठीक। पहले खाने में कंसंट्रेशन होगा ऑफ टी एंड वाटर, दूसरे खाने में रीडिंग हो जाएगी, कितनी रीडिंग आई है, या 2 ही खाने रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे या इसको बॉईल करना है, ठंडा करना है, किस तरह से। तो मान लो कि हमने 100 ml वाटर लिया, वाटर 100 ml रखा, इसमें टी कंसंट्रेशन वाटर टी पीएच, ठीक। तो मान लो कि हमने 100 ml वाटर में 2 ग्राम चाय घोली, चाय पत्ती घोल के उसको उबाल दी, उसका पीएच कुछ भी आया, हम एक वैल्यू दे रहे हैं 5.6 आया, ठीक। वाटर 100 ग्राम ही रखो, इसको बढ़ा के 3.5 कर दो, फिर इसकी जो रीडिंग है वो नोट कर लो, फिर एक रीडिंग आएगी उसको नोट कर लो। तो इस तरह से करने के बाद हमको एक एवरेज रीडिंग मिल जाएगी। फिर चाहो तो इसको बढ़ाते जाओ, 200 ml कर लो, इसको 300 ml कर लो, जैसे रखना है रख लो, फिर इसकी एक रीडिंग निकल आएगी, ठीक। इसका हम एक एवरेज निकाल सकते हैं कि हर एक ग्राम ml बढ़ाने पे या हर एक ग्राम बढ़ाने पे कितनी पीएच चेंज हो रही है, कितना वेरी कर रहा है, ठीक। एक तरीका ये है। दूसरा, वॉल्यूम बढ़ाओ, वेट सेम रख दो, इससे भी चेंज कर मालूम कर सकते हो। पानी बढ़ने पे पीएच घटता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और एक समय बाद वो 7 जाके न्यूट्रल होने के लिए पहुंचता है, बट 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6.9999 जा सकता है, बट 7 नहीं जाएगा, क्योंकि पानी में थोड़ी मात्रा में भी चाय तो है ही। बट इंडिकेटर इतने नैरो रेंज को नहीं लेगा, 0.1 तक जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो उसमें मेंशन होता है कि वो किस कलर का है, तो इसमें कलर हम डार्कनेस के हिसाब से उसको तय कर देते हैं, ठीक। तो एक ये मेथड है, इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन होता है फिर से पूछना, बताऊंगा उसको मैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।